स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहले सेना पर बयान आया, फिर ब्राजील मॉडल पर एक ज्ञान आया। अब इसके बाद सवाल है कि राहुल गांधी का प्लान क्या है? आखिर बार बार सेना को अपमानित क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी का कहना है कि सेना का पूरा कंट्रोल 10% लोगों पर है, वो 10% उच्च श्रेणी के हैं, यानी अपर कास्ट। और फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए वो ब्राजील मॉडल को ले आते हैं और कहते हैं कि 22 वोट उसने हरियाणा में दे दिया। मेरे साथ इस वक्त हैं विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी रिटायर्ड। उनसे ही समझेंगे कि बार बार सेना पर राहुल गांधी या बयान क्यों दे रहे हैं। आखिर सर क्या हासिल करना चाहते हैं राहुल गांधी? जी नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव। देखिए, कांग्रेस शासन में मुझे अच्छी तरह याद है व्हेन आई वाज सर्विंग, और कांग्रेस की सरकार थी, पीएम कांग्रेस के थे, तो इन्होंने एक बार फौज से ये बोला भी था कि हमको जातिगत और जो रिलीजन वाइज हमको दीजिए अपनी नफरी के डिटेल्स। तो तीनों चीफ्स ने उस समय मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, ये बोल के कि भारतीय सेना जाति का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखती है। और मुझे लगता है इस विषय में आरटीआईज भी बहुत सारी आई हुई हैं जिनके जवाब में यही गया है कि ऐसा कोई भी आंकड़ा भारतीय सेनाओं में नहीं रखा जाता। भारतीय सेना वास्तव में कोई डिटेल इस प्रकार का नहीं रखती है, खाली कुछ ऐसा जो इन्फेंट्री में जो डिविजन्स हैं, जो रेजिमेंट्स डिविजन्स हैं, उनके लिए रखा जाता है। अदरवाइज पूरी फोर्स का डेटा नहीं रखा जाता है। बात यह है कि राहुल गांधी का जो ये बयान है, ये बहुत ही शॉकिंग बयान है और मुझे लग रहा है कि देश उसमें प्रतिक्रिया वैसे कर नहीं रहा है जैसे उसको करना चाहिए। एक्चुअली इस बयान के पीछे वैश्विक ताकतें हैं और मुझे इस बात को बोलने में कोई दो राय नहीं है कि ये गद्दारी है राहुल गांधी द्वारा ऐसा बोलना भी। क्योंकि या तो मैं तो उनको नहीं मानता पप्पू, जैसे जनता उनको पप्पू मानती है, या तो उनको पप्पू मान लिया जाए तब तो ठीक है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, तो थोड़ी समझ होगी। और जिसके अंदर भी समझ है वो अगर ऐसी बात कर रहा है, इसका मतलब ही वांट्स टू इनिशिएट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन फौज आल्सो। यानी कि वो नींव रखना चाहते हैं कि फौज के अंदर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आए। और फौज के अंदर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का अंदर आने का मतलब है कि देश की सुरक्षा आप पूरी तरह खत्म कर देंगे। यानी कि एक ही जो हमारे पास लास्ट, जिसे कहते हैं लास्ट वॉल बची हुई है, जो फौज है हमारी, जो हर आपदा में काम आती है, हर दिक्कत में काम आती है, हर महामारी में काम आती है, युद्ध में काम आती है, आप उसमें भी एक जहर डाल करके उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से देश के साथ गद्दारी है, ये पूरी तरह से भारत की संप्रभुता को खत्म करने का एक प्रयास है। और मुझे लगता है इसके बारे में राहुल गांधी जी के ऊपर केस होना चाहिए। और मैं शायद मैं 2-4 दिन वेट करूं कि कोई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो मैं खुद उनके ऊपर केस करूंगा इस बारे में। क्योंकि आप ये समझिए कि ये षड्यंत्र क्या है, राहुल गांधी ये क्यों बोल रहे हैं। देखिए, हुआ ये कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने ये देखा था कि भाई इनकी जातियों को आपस में लड़ा दो। धर्म को तो लड़ा ही रहे थे वो तो हमें इतिहास सारा पता है, लेकिन उन्होंने जातियों को भी लड़ाने की बात की और उन्होंने एक मार्शल रेस थ्योरी निकाली। मार्शल रेस थ्योरी के साथ साथ जो है उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई 1904 में, जब बाद में, जो कि लॉर्ड किचनर के रिफॉर्म के नाम से जानी जाती है। तो उसमें भी उन्होंने यही डाला कि भाई कुछ भारत की जातियां हैं जो लड़ाकू हैं और कुछ नॉन लड़ाकू हैं। और इस माध्यम से उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो उनके साथ थोड़ा बहुत जिन्होंने साथ दिया था, उनको उन्होंने बता दिया कि साहब ये तो अच्छे लोग हैं, योद्धा हैं, इनको हम नौकरी देंगे फौज में। और जिन लोगों ने 1857 का विद्रोह किया था, उन सेक्ट को, उन समाजों को उन्होंने बाहर कर दिया। जैसे कि ब्राह्मण रेजिमेंट खत्म ही कर दी, क्योंकि जो मंगल पांडे और बहुत सारे विद्रोही थे वो ब्राह्मण रेजिमेंट से आते थे, जो 34 बंगाल रेजिमेंट में विलय कर दी गई थी। तो उन्होंने सोचा कि जाति से लड़ाओ इन लोगों को, और उसके बाद ये आपस में लड़ते रहेंगे। वहां से फौज का रोल शुरू होगा जाति वाला। और जब हमने आजादी पाई, तो आजादी पाने के बाद चूंकि ये विश्लेषण हमारे जो बुजुर्ग थे, फौज के जो बुजुर्ग थे, यानी कि मैं पॉलिटिकल नेताओं की पूरी तरह बात नहीं करता, फौज के जो एक्सपीरियंस्ड हिंदुस्तानी थे, उन्होंने डिमांड की कि साहब ये सब खत्म कीजिए आप, ये मार्शल रेस और ये सब, और सिलेक्शन पॉलिसी को वन पॉलिसी फॉर एंटायर कंट्री बनाइए।
और उसी पॉलिसी पे आज तक भारत की सेनाएं काम कर रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। जी। अगर हम अपने भारत के फैब्रिक को देखें, जो भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर है, तो कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि कोई एक जाति के हिसाब से ही फौज में होना चाहिए। क्षत्रिय को योद्धा जाति कहा है, ब्राह्मण को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा कहा है, लेकिन वो शिक्षा वैश्य और शूद्र को भी दी जाती थी। और उसके उदाहरण है, कल चाणक्य ने स्वयं अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, पूरा इसका एक श्लोक है जो कि ये कहता है कि साहब आप जब भर्ती करें, यानी कि फौज में जब भर्ती की जाए, तो वो भर्ती जो है इस तरह से न की जाए। उन्होंने बोला है सामर्थ्य वीरम बलम च स्वगुणानुसारेण न तु जात्या। और ठीक उन्होंने सर। ये भी बोला है शूद्रों के लिए, शूद्रापि भूत्या लभेतु यदि शौचशील संपन्नम स्यात्। तो मतलब ये कि उन्होंने ये सारे ही वर्ण के लोग हमारे यहाँ लड़ते थे, कर्ण, एकलव्य, निषादराज, विदुर, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, बिल्कुल समुद्रगुप्त की बिल्कुल सेना, सर, लेकिन ये कोई पहली दक्षिण बार भारत। नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरीके से बयान दिया हो। मैं दो चार क्योंकि उनके होना बयान चाहिए बता देता देश हूं। जब उन्होंने जी। सरकार के विरोध में कब सेना का विरोध कर दिया या अपमान कर दिया, शायद उन्हें भी नहीं पता चला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह बात पता चली और फटकार लगाई और उनसे ये तक कह दिया कि उम्मीद करेंगे कि आप अगली बार सेना पर इस तरीके से सवाल नहीं उठाएंगे अगर आप सच्चे देशभक्त होंगे। दिसंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उन्होंने वहां पर कहा कि भारत के सैनिक पीटे गए चीन सैनिक की तरफ से। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने खून की दलाली बता दिया। मोदी विरोध में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि खून की दलाली की भारतीय सरकार ने। 2021 में सेना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा बयान उन्होंने दे दिया। और इस तरीके के बयान को एक दो बार नहीं, कई बार राहुल गांधी दे चुके हैं। इसीलिए अब देश पूछ रहा है कि आखिर परेशानी है क्या कुछ, या फिर 11 साल से सत्ता से दूर रहने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये सत्ता का नहीं है, ये सत्ता की बात नहीं है रोहित जी, इससे इनको सत्ता मिलेगी भी नहीं। ये वैश्विक षड्यंत्र का पार्ट बनने की है और ये देश से गद्दारी है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की जो आप बात कर रहे हैं, तो चाहे हम उरी की बात करें, चाहे बालाकोट की बात करें, हमारे लोग तो नहीं मरे उसमें। हमारे लोगों का तो उस सर्जिकल स्ट्राइक में खून नहीं बहा। खून बहा दहशतगर्दों का, उन दहशतगर्द इदारों का जो पाकिस्तान में बैठे हैं। खून बहा पाकिस्तानियों का। तो इनको पाकिस्तानियों का खून बहने से इतना क्यों करुणा मन में आ रही है? इनकी छाती में दूध जो उतर आ रहा है, पाकिस्तानी के लिए क्यों आ रहा है? इसलिए निश्चित रूप से ये गद्दारी है देश के साथ। इसमें देशवासियों को समझ लेना चाहिए। पार्टी वार्टी को हम ज्यादा महत्व नहीं देता हूं मैं, ठीक है ना, किसी नेता पनेता को महत्व देता हूं। मुख्य बात है कि अगर तुम धर्म के विरोध बोल रहे हो, तो तुम देश के विरोध में बोल रहे हो, राष्ट्र के विरोध में बोल रहे हो, तो फिर इस चीज को जनता को देखना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट इनका कितना है और ये किस प्रकार से राष्ट्र को गिराने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं। अच्छा पुष्कर जी, इंडियन आर्मी पर तो हमने बात कर ली। राहुल गांधी इस देश की उन संस्थाओं पर भी सवाल हमेशा से उठाते रहे जो कि जैसे इलेक्शन कमीशन की बिका हुआ है, वोट चोरी करवाता है। कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा डिटेल दी कि 25 लाख फर्जी वोटर हरियाणा में ले आए, ब्राजील की कोई मॉडल को ले आए। हालांकि उसका नाम पहले मैथ्यूस फेरेरो बताया, लेकिन बाद में पता चला कि जिसने फोटो क्लिक की थी वो मैथ्यूस फेरेरो है, लड़की का नाम कुछ और है। जिसकी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये कौन है जिसको लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मतलब स्वायत्त संस्थाएं जो हैं उन पर भी सवाल, इंडियन आर्मी पर सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये वास्तव में बौखला गए हैं। और वैसे तो मैं राजनीति में किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन राजनीति का ज्ञान मुझे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने जीवन भर जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी पे ही काम किया है। इनको अगर जरा सी भी सही राजनीति आती हो तो ऐसा नहीं है। वर्तमान सरकार जो चल रही है, कोई भी सरकार हो, एक ऑटोमेटिकली, एक मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, एक ऑटोमेटिक सिंड्रोम आता है एंटी इनकम्बेंसी का। वो सिंड्रोम तलाश करना चाहिए। अभी की जो सरकार चल रही है, विपक्ष की भूमिका ये है कि उस सरकार की जनहित में जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं उसमें कमियां गिनाएं, वो इनको करना चाहिए। और ऐसा कोई भगवान नहीं है, ना मोदी भगवान है, ना इंदिरा गांधी भगवान थी, ना कोई भगवान पीएम बनेगा यहाँ आकर के। वही कहा जाता है कि जब इस देश में इंदिरा गांधी की तानाशाही नहीं सही, अगर आपको इस दौर में तानाशाही लग रही है तो जनता एक दिन उनको भी हटा देगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कोई भगवान है और उनको जनता नहीं हटाएगी। अरे आप कंस्ट्रक्टिव राजनीति कीजिए। उनकी भी 50 गलतियां हैं, शासन चलाने में 50 गलतियां होती हैं बाय डिफॉल्ट। आप उसका लाभ लीजिए, आप राजनीति करनी है। इनको राजनीति करना ही नहीं आता है और ये इस तरह के काम कर रहे हैं कि एक देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, सबसे जिसे कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ मार देना,
ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मार रहे हैं आरक्षण वाला बयान दे करके इस प्रकार का। और ये बयान सीधा सीधा इसका कॉनोटेशन है कि फौज में आरक्षण करो। और ये बयान ऐसा है कि इस मधुमक्खी के छत्ते का लाभ लेकर के जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जैसा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना तीनों हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में लगे हैं। अब इनके इन बयान से लेकर के फ्यूल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू होगी। और तब हमारे गांव का जो गरीब एक बच्चा है, जो हमारे किसी और वर्गों से आता है, विभिन्न वर्गों से आता है, उनके बीच में लड़ाई करवाएंगे ये। और यही इनका इंटेंशन, यही इनका मोटिव है। अल्टीमेटली सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज इन डेंजर बाई, इज इन थ्रेट बाई हिज स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इनके ऊपर केस होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं करूंगा इनके ऊपर केस। ठीक है पुष्कल जी, आखिर में ये सवाल, मैं भी हमेशा से आरक्षण के विरोध में नहीं रहा हूं, आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि जरूरत भी है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, कल को ये परमवीर चक्र, वीर चक्र, भारत रत्न में भी आरक्षण की बात करने लगेंगे इसी तरीके से, क्योंकि फैशन शो में तो आरक्षण की बात कर ही ली, क्रिकेट टीम में कर ही ली, और बिजनेस में तो कर ही ली, तमाम चीज फिल्म इंडस्ट्री में कर ही ली। अब सेना बची थी, वहां पर भी बात कर ली। अब लग रहा है कि ये सम्मान में भी बात करेंगे आगे चल के कि आरक्षण होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आरक्षण पर से एक अलग बहस है, उसका उतना विरोध करना कोई उतना जायज भी नहीं है। आर्टिकल 33 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पार्लियामेंट की पावर है कि फौज के लोगों के ह्यूमन राइट्स को मॉडिफाई करके कम कर दे, पहली बात। दूसरी बात, अनुच्छेद 16(4) और 16(4)A में जो रिजर्वेशन क्लॉज है, उसमें भी लिखा हुआ है कि मिलिट्री एक्सक्लूडेड है। जानबूझ के उसमें लिखा गया है कि मिलिट्री में आरक्षण नहीं होगा, वो सिर्फ सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो हमारे आर्मी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट है, उसमें सेक्शन 45, 63, 65, ये सारे एक्ट तो जातिगत भेदभाव की बात करने पे भी ये सीधे कोर्ट मार्शल का प्रोविजन देते हैं। तो इतना हम वेहमेंटली क्यों हमारे पुरखों ने विरोध किया मिलिट्री में आरक्षण का? क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने, नियम लॉ निर्माताओं ने, हमारे सीनियर जो लीडर्स थे मिलिट्री के, उन्होंने इतना विरोध किया? क्योंकि जिस दिन आरक्षण आएगा, उससे आप गिन लीजिए 2 साल बस, उसके बाद ये फौजें खत्म हो जाएंगी हमारी। और भारत की फौज का खत्म होने का मतलब है कि भारत की नारियां सड़कों में घसीट घसीट के उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, जो हम कई बार झेल चुके हैं भारत देश। और अगर नरेंद्र मोदी किससे चिढ़ में, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी से चिढ़ में अगर राहुल गांधी ये चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और देश को उनका विरोध करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपनी राय रखने के लिए इन दोनों मुद्दों पर। बाकी दर्शकों की क्या राय है वो आपके इस राय पर जरूर कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।